हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब। यानी हम लोग क्लास 10th का जो है भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रकाश का परावर्तन को हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो है आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब। यानी हम लोग इसमें समझेंगे कि प्रतिबिंब जो है क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, और विभिन्न अलग अलग दर्पणों पर जो प्रतिबिंबों की जो स्थिति होती है या फिर उनकी जो विशेषताएं होती है, उनको आज हम लोग समझेंगे। और ये इस भौतिक विज्ञान का जो है दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग आज प्रतिबिंब को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले ऊपर हम लोग पाठ का नाम और हेडिंग बना लेते हैं, पार्ट 1। तो ऊपर हम लोग लिख लेते हैं पाठ 1। पाठ 1 और पाठ का नाम होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें आज ये दूसरा वीडियो है हम लोगों का। तो इसमें हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब। आखिर हम लोग जानेंगे यहाँ कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना लेते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। तो हम लोग इसे लिखते हैं प्रतिबिंब। तो लिखेंगे हम लोग इसमें कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी किसी बिंदु स्रोत से बिंदु स्रोत से स्रोत से आती स्रोत से आती प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से या जिस जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है प्रतीत होती है होती है होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। तो एक चित्र के माध्यम से हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रतिबिंब है क्या। तो एक चित्र के माध्यम से हम लोग इसे समझेंगे कि आखिर प्रतिबिंब है क्या। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं।
तो अब हम लोग जो है दो अलग अलग जो है दर्पणों को बना करके उसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने एक दर्पण बनाया, अवतल दर्पण इसको हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोगों ने एक अवतल दर्पण बनाया और इसके माध्यम से हम लोग जो है इसमें बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग समझते हैं। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ये हम लोगों ने मान लिया ये इसका मुख्य अक्ष है दर्पण का। अब मान लिया जाए कि मुख्य अक्ष के समानांतर यदि किरणें जो है मुख्य अक्ष के समानांतर यदि किरणें दर्पण से टकराती है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से टकराती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये किरणें कहाँ जाएंगी? तो जैसे कि मान लिया गया कि यहाँ से टकराई और परावर्तन के बाद इधर निकल गई, और फिर यहाँ से टकराई और परावर्तन के बाद इधर निकल गई। तो परावर्तन के बाद किरणें इधर आ गई। तो अगर देखा जाए तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरणें जो है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु क्या कहलाता है? वह बिंदु कहलाएगा यानी फोकस। ये फोकस भी कहलाता है। और साथ ही साथ हम लोग को एक बात यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरणें जो है दर्पण से टकराती है तो वो फोकस से होकर निकलती है, और इसका प्रतिबिंब भी जो है यही इसी फोकस पे बनेगा। तो इसका हम लोग एक नामकरण कर लेते हैं। ये किरण जो है ए बी हो गया, किरण हो गया ए बी, यानी जो आपतित किरण है वो ए बी हो गया। और यहाँ से ये बी और एफ निकला, और एक दूसरी किरण जो हम लोगों ने नीचे माना है ये भी इधर से निकला और यहाँ निकल गया। यानी यहाँ जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा फोकस पे। इसी प्रकार हम लोग जो है एक उत्तल दर्पण को भी हम लोग बना लेते हैं, और इसमें भी जो है हम लोग प्रतिबिंबों की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने एक उत्तल दर्पण भी बना लिया, और इसमें भी जो है हम लोग प्रतिबिंबों की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा एक उत्तल दर्पण हो गया। और इसमें भी ये हम लोगों ने यहाँ मान लिया कि ये ध्रुव है, इसमें हम लोग छोड़ दिए थे। तो ये फिर से यहाँ हम लोगों ने मुख्य अक्ष ले लिया, और यहाँ मान लेते हैं हम लोग कि इस यहाँ भी जो है मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जो है दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ मिलेगी, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने दो किरणों को लिया यहाँ पे, यहाँ हम लोगों ने लिया कि दो किरणें जो है मुख्य अक्ष के समानांतर किसी उत्तल दर्पण पे टकराती है। तो यह जो है यहाँ क्या स्थिति होगा? तो ये परावर्तन के बाद किरणें इधर निकल जाएगी, और ये परावर्तन के बाद किरणें इधर निकल जाएगी। लेकिन हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि ये चीजें ऐसे भी हो सकती है, यानी किरणें यहाँ से भी गई होगी। ये काल्पनिक चीजें हैं। तो हम लोगों ने क्या माना कि ये किरणें यहाँ से यहाँ भी हो सकती है, कल्पना हम लोगों ने कर लिया। तो यहाँ जो है दर्पण के ठीक विपरीत साइड में एफ पर जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी ये आपतित किरणें हो गई, दर्पण से परावर्तन के बाद इधर चली गई, और ये दर्पण से परावर्तन के बाद इधर चली गई। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? कल्पना की कि किरणें फिर यहाँ आकर के मिलेंगी। तो जब किरणें यहाँ दर्पण के विपरीत साइड में आकर के जब मिलती है तो वहीं पे जो है दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, दर्पण का मुख्य अक्ष, और इसे हम लोग मान लेते हैं ध्रुव। और ये मुख्य अक्ष है, और ये हमारा फोकस हो गया, यानी यहीं पे जो है प्रतिबिंब भी बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और ये केंद्र हो गया। और यहाँ पे हम लोग दर्पण का केंद्र मान लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये अवतल दर्पण पे समझा प्रतिबिंब की स्थिति, और यहाँ जो है हम लोगों ने उत्तल दर्पण को समझा, उत्तल दर्पण पे।
तो अब हम लोग जो है प्रतिबिंबों का प्रकार भी देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। आगे हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ये प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो पहला प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का जो पहला प्रकार है वो है वास्तविक प्रतिबिंब। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब, तो इसे हम लोग जान लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो लिखते हैं हम लोग इसको कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एक प्रकार का प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसको हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद जो है, क्योंकि बोर्ड पे जगह खत्म हो गया है, तो हम लोग जो है इसे मिटा करके काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब को भी समझते हैं और अलग अलग दर्पणों पर बनने वाले जो प्रतिबिंबों की विशेषताएं हैं उसे भी हम लोग समझेंगे। तो आप लोग यदि नोट्स बना रहे होंगे तो वीडियो को रोक करके नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए, फिर आगे हम लोग लिखते हैं इसे मिटा के। अब हम लोग जो है आभासी प्रतिबिंब को समझ लेते हैं। तो हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, आभासी प्रतिबिंब। जो दूसरा इसका प्रकार है वो है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब तो हम लोग जानते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें
किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किरणें परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद जिस बिंदु परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आगे हम लोग हेडिंग बना लेते हैं जिसे हम लोगों को समझना है, वो है समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। आगे हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो इसे हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर क्या कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो देखा जाए तो सबसे पहली विशेषता तो इसकी यही है, सबसे पहली विशेषता तो यही है कि कोई वस्तु समतल दर्पण पर जितनी आगे होती है, कोई वस्तु समतल दर्पण पर जितनी आगे होती है, जितनी आगे होती है कोई वस्तु समतल दर्पण पर जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, उतना ही पीछे बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी यानी दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी होगी उतना ही जो है उस दर्पण पर बने प्रतिबिंब की भी दूरी होगी। प्रतिबिंब की दूरी। चलिए दूसरी विशेषता हम लोग लिखते हैं।
दूसरी विशेषता होगा कि कि प्रतिबिंब, दूसरी विशेषता होगा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, दर्पण से पीछे बनता है, बनता है। प्रतिबिंब जो है दर्पण से पीछे बनता है। तीसरी विशेषता हम लोग लिखेंगे इसकी, तीसरी विशेषता क्या है सो लिखते हैं हम लोग। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के, वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता हम लोग लिखते हैं, चौथी विशेषता हम लोग लिखेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब 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 वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अगली विशेषता हम लोग लिखते हैं इसकी, पांचवी विशेषता कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अगली विशेषता हम लोग लिखते हैं कि प्रतिबिंब आभासी होता है। छठी विशेषता है प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी, प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी होता है अर्थात हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, अर्थात हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। अगली विशेषता हम लोग लिखते हैं इसकी, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, उतना ही पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है, जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है, के आगे रहता है, जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है
समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंबों की जो विशेषताएं हैं उसे हम लोगों ने समझा। तो अब आगे जो हम लोग अभी समझेंगे वो होगा गोलीय दर्पण, यानी गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर आगे हम इसे मिटा के लिखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। अब हम लोग जो है गोलीय दर्पण को समझ लेते हैं कि आखिर गोलीय दर्पण क्या है। तो आइए हम लोग एक हेडिंग बना लेते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो लिखते हैं हम लोग इसके बारे में। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण, दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं कहते हैं गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी, जिसकी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह तथा किसी, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। खोखले, खोखले गोले का एक भाग होती है, एक भाग होती है। अब इस गोलीय दर्पण को जो है हम लोग जो है दो भागों में बांट के समझ सकते हैं। और ये पहला भाग हो गया कि अवतल दर्पण, पहला भाग अवतल दर्पण। तो अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण क्या है या किसे कहते हैं अवतल दर्पण। तो लिखेंगे हम लोग इसमें कि कांच के टुकड़े को बाहरी सतह से को, कांच के टुकड़े को, यदि कांच के कांच के टुकड़े को यानी खोखले जो गोले हैं या गोलीय दर्पण है, यदि कांच के टुकड़े टुकड़े के बाहरी सतह, बाहरी सतह, यदि कांच के टुकड़े के बाहरी सतह को रजतीत किया जाए, को रजतीत मतलब पेंट होगा, रजतीत किया जाए, रजतीत किया जाए तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण बनता है, बनता है। अब एक चित्र हम लोग जो है इसमें बना लेते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे अवतल दर्पण बनेगा। यानी मान लिया गया कि यह जो है किसी खोखले गोले का भाग है, यानी गोलीय दर्पण का एक टुकड़ा है, एक भाग है। अब ये इसका जो है देखा जाए तो ये इसका भीतरी सतह हो गया और ये बाहर वाला हिस्सा जो है ये बाहरी सतह हो गया। अब इसको हम रजतीत करें यानी पेंट करें, इसको रजतीत करें यानी पेंट करें, तो इस तरह से जो दर्पण हमें प्राप्त होगा, इस तरह से जो दर्पण हम लोग बनाएंगे वह दर्पण जो है अवतल दर्पण होगा। तो इसमें हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसके विभिन्न जो पद है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया कि नहीं, और ये जो है इसका मुख्य अक्ष हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गए। यहाँ हम लोग वक्रता केंद्र ले लेते हैं। तो इस तरह से जो हमें दर्पण प्राप्त हुआ
वह होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। इसी प्रकार से हम लोग जो है उत्तल दर्पण को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा हम लोग हेडिंग बना लेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि जब किसी खोखले गोले के या जब किसी कांच के टुकड़े को जब किसी कांच के टुकड़े के टुकड़े के भीतरी सतह को रजतीत यानी पेंट रजतीत किया जाता है तो उससे उत्तल दर्पण की प्राप्ति होती है या फिर उत्तल दर्पण मिलता है। उत्तल दर्पण की प्राप्ति होती है। तो उससे उत्तल दर्पण की प्राप्ति होती है। अब एक चित्र हम लोग यहाँ भी बना लेते हैं। अब ये मान लिया गया कि यह क्या है, यह एक खोखले गोले का भाग है, यानी गोलीय दर्पण का यह एक भाग है। अब ये बाहर का सतह हो गया, ये भीतर का सतह हो गया। और यदि हम भीतर की सतह को पेंट करते हैं, भीतर की सतह को कलई करते हैं, या भीतर की सतह को हम लोग रजतीत करते हैं, तो इससे जो दर्पण हमें प्राप्त होगा वह दर्पण कहलाएगा उत्तल दर्पण। वह दर्पण क्या कहलाएगा? वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाएगा। ये हम लोग मान लिए ये मुख्य अक्ष हो गया। इसमें जो है वक्रता केंद्र, यहाँ हो गया फोकस, सॉरी ये फोकस हो जाएगा। और ये हम लोग मान लेते हैं दर्पण का ध्रुव, ये दर्पण का ध्रुव। और इस तरह से जो हमें इस दर्पण का हम लोग नामकरण भी कर दे, यहाँ हम ए दे दिए, ए हो गया और ये हो गया बी। इसी प्रकार हम लोग इस दर्पण का भी नामकरण कर देते हैं, ये ए और ये हो गया बी, यानी ये भी दर्पण हो गया। तो इस तरह से जो हमें दर्पण प्राप्त हुआ, इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा होगा वो, हाँ ये दर्पण हो गया, तो यहाँ बी लिख लिया। तो इस तरह से जो हमें दर्पण प्राप्त हुआ, यह दर्पण क्या कहलाएगा? यह दर्पण कहलाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो इस तरह से हम लोग काफी सरल भाषा में जो है गोलीय दर्पण को हम लोगों ने समझा, और साथ ही साथ इसको जो दो भागों में हम लोगों ने बांटा, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, इसको भी हम लोगों ने काफी आसान भाषा में समझा। तो आगे जो वीडियो होगा हम लोगों का, उसमें हम लोग इन दोनों ही दर्पणों पर, चाहे वह उत्तल हो या फिर चाहे वह अवतल हो, इन दोनों दर्पणों पर जो अलग अलग बिंदु है, उन बिंदुओं पर वस्तुओं को रखने के बाद जो उनके प्रतिबिंबों की स्थिति होगी, उसको हम लोग समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को 2-3-4 बार देखिए, आराम से सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी, खुद पे खुद जो है सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।